हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पल्लव प्रजापति, आप आयुर्वेद से अपना जो है मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं और सबसे खास बात यह है कि आयुर्वेद की महत्ता को जानते तो सब हैं, लेकिन आयुर्वेद पे आज के समय कहीं ना कहीं भरोसा कम किया जाता है, लोग आयुर्वेद को चुनते नहीं हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि बहुत सारे मिथ आयुर्वेद के बारे में कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, काम करता है, लेकिन इमरजेंसी वाले केस में आप नहीं जा सकते हैं या सबको सूट नहीं करता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और लोग इसी चीज़ को लेके अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आयुर्वेदिक स्लो काम करता है और इमरजेंसी के कंडीशन में हमें जो है आयुर्वेद हेल्प नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसके पीछे एक सिद्धांत है। आयुर्वेद, हम जैसा बोलते हैं कि आयुर्वेद सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में हो सकता है या होता है, जड़ से ख़त्म करता है, ऐसा भी नहीं है। आज ये सुन के थोड़ा आप सभी आपके दर्शकों का आश्चर्य होगा कि क्या आयुर्वेद सभी बीमारियों का इलाज नहीं करता है। कारण ये है ना कि आयुर्वेद में भी अवस्थाएं बताई गई हैं, सुख साध्य अवस्था, कष्ट साध्य अवस्था, कृच अवस्था, याप्य अवस्था, मतलब असाध्य अवस्था। ऐसी अवस्था का मतलब ये है कि अगर आप को बीमारी है कोई भी और आप जितना जल्दी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो उतना कम से कम दवाइयों में उतना जल्दी आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन परिवेश ऐसा हो चुका है हमारा कि हमें हर छोटी छोटी बीमारी पे तुरंत काम करने वाली एक टिकिया चाहिए और उस टिकिया के चक्कर में कई बार हम अपनी बीमारियों को लंबा खींच ले जाते हैं और समय काफ़ी लेट हो जाता है। और आयुर्वेद के पास डॉक्टर हमेशा आखिरी ऑप्शन में पहुंचता है कि जब हर जगह से थक हार जाता है तब वो आयुर्वेद के पास पहुंचता है कि सर अब कुछ हो सकता है क्या आयुर्वेद से। तो आप जितना लेट पहुंचेंगे आयुर्वेद के पास उतना समय भी लगेगा, अगर आप जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी इलाज हो जाएगा। और आयुर्वेद में भी इमरजेंसी मैनेजमेंट है, जैसे अग्निकर्म, विद्ध कर्म, एक ऐसी विधाएं हैं, एक ऐसा थेरेपी है जिससे आप इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में है। बशर्ते आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कब पहुंच रहे हैं डॉक्टर के पास, क्या आप लेट में पहुंच रहे हैं या जल्दी पहुंच रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे आप अगर एलोपैथ में जाते हैं तो जांच होती है, या जैसे बुखार आ गया तो टेम्परेचर कम करने की दवाई दी जाती है, और उनका सिस्टम क्या होता है और कैसे आयुर्वेद उससे डिफरेंट है, इसका सिस्टम क्या है? देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है हम लोग एविडेंस की बात करते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलते हैं। अगर हमारे सामने हमारी रिपोर्ट्स में अप एंड डाउन है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये अन्य पैथी कहती है। सारी पैथी अपनी जगह अच्छी है। आयुर्वेद जो कि शाश्वत है, 50,000 वर्ष पहले चला है और ये उस समय तो ऐसे ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन होते नहीं थे। उस समय नाड़ी परीक्षा होती थी और नाड़ी परीक्षा से ही हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते थे। जो आज के समय में टंग एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग करवाते हैं, उस समय भी एग्जामिनेशन ऐसे थे। तो आयुर्वेद में भी कई प्रकार के एग्जामिनेशन बताए गए हैं। बस ये है कि हम वो एग्जामिनेशन करके कुछ प्रश्न यानी क्वेश्चन करके और नाड़ी परीक्षा करके हम बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं आजकल मॉडर्न पैरामीटर जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस करता है। पैथी कोई भी हो, उद्देश्य यही होना चाहिए कि रोग का निवारण हो और रोगी स्वस्थ हो जाए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जैसे अगर आप एलोपैथ में जाएंगे तो इस इंडस्ट्री जिसमें हावी हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, जेनरिक दवाएं होती हैं लेकिन फिर भी ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा था और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे अभी यहाँ पे चर्चा के माध्यम से पता चला कि ये कैश काऊ है, कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिनका दवाई लगातार चलता रहता है, तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट के चलते एलोपैथ ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया और आयुर्वेद के बारे में मिसकंसेप्शन यानी गलत धारणाएं लोगों के जहन में ज़्यादा बैठ गई हैं? नहीं, इसके देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं। कुछ कारण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ ये कि बीमारियां कभी पॉकेट देख के नहीं आती। कुछ बीमारियां बड़ी होती हैं जिसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसा लग सकता है, चाहे वो कोई भी पैथी हो, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो। बट अगर बीमारी कुछ जनरल बीमारी है तो उस पर कम पैसे में ही ठीक किया जा सकता है। वो अलग बात है कि पैसे कमाने के संसाधन बना दिए गए हैं। कहीं मॉडर्न में जो है पेटेंट कंपनियां कुछ ज़्यादा महंगी दवाइयाँ दे रही हैं, उसी जगह पे सेम फार्मूला जेनरिक का है वो सस्ती मिल रही है। उस पर गवर्नमेंट अलग अलग अपना प्रोटोकॉल निकाली हुई है, अपना प्रोग्राम चला रही है। रही बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद जो आपने बोला कि क्यों किस कारण से आयुर्वेद जो है पीछे रह गया, उसके कई कारण हैं। पहला ये कि आयुर्वेद की दवाइयाँ कॉस्टली होती हैं। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आयुर्वेदिक बहुत सस्ता है,
200-300 में दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि बात यह है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आता है लास्ट स्टेज में आता है, और उनको ठीक करने के लिए कई बार हमें स्वर्ण भस्म का उपयोग करना पड़ता है, चांदी के भस्मों का उपयोग करना पड़ता है, जो कि कहीं ना तो कहीं कॉस्टली होती हैं। जो ओवरऑल जो दवाइयों का फार्मूला है वो कॉस्टली पड़ जाता है, तो इस वजह से कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि चूँकि लास्ट स्टेज में आते हैं आयुर्वेद के पास, तो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वजह से आयुर्वेद कहीं ना तो कहीं वो अफोर्ड नहीं करते, तो कम यूज़ होता है। दूसरी चीज़ की गुणवत्ता, कई सारी आयुर्वेद की औषधियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके जगह पे प्रतिनिधि द्रव्य यूज़ किए जा रहे हैं, यानी अल्टरनेटिव कोई औषधि यूज़ की जा रही है। अब वो औषधि कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी कैसी है, परसेंटेज के चक्कर में अगर लोकल दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं आप साउथ में जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी दवाई, इनके रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट मिलते हैं। तो ये भी चीज़ है कि आप प्रैक्टिशनर किस तरीके से आयुर्वेद को प्रोपेगेट कर रहा है, उसको किस तरीके से कैंपेनिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहा है, और आयुर्वेद का जागरूकता कितना है। उसी जगह पे मॉडर्न प्रैक्टिशनर क्या है, जो कि दवाइयाँ सस्ती हैं, ईज़िली हर जगह पे अवेलेबल हैं और इजी टू कैरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए 2-3 चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, बल्क में अवेलेबिलिटी हो, यानी जब आप चाहें उसे ख़रीद सकें, आपको ईज़िली मिल जाए। दूसरी, कंसल्ट करने के लिए वैसे डॉक्टर भी बल्क में अवेलेबल हो, तो इस वजह से वो आगे है। आयुर्वेद क्या है कि आज आप देखेंगे कि ज़िले में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल रहा है और वो पहुँच नहीं पा रहा है सभी तक, या जो ऑथेंटिक दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर लिख रहा है वो हर जगह ज़िले में नहीं मिल रही, किसी एक जगह मिल रही। तो ये भी कारण है कि आयुर्वेद धीमे धीमे जो है डाउनफॉल पे जा रहा है। डाउनफॉल होने का मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद अच्छा नहीं, आयुर्वेद शाश्वत था। डाउनफॉल होने का मतलब है कि हम अपने आप को उतना प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे, जो कि 2015 के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अपना अलग एक मिनिस्ट्री भी बना है, आयुष मिनिस्ट्री भी अलग से बना है, और उसके बाद से आयुर्वेद दिन प्रतिदिन जो है ये वापस से लोगों के बीच घर घर पहुँच रहा है। और इस उद्देश्य के साथ हम लोग भी घर घर पहुँचा रहे हैं कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद सेलेक्ट करेंगे तो आप कम से कम पैसे में अच्छा इलाज कर सकेंगे। एक चिकित्सक के तौर पे बहुत सारी बीमारियों का आपने इलाज किया होगा, बहुत सी बीमारियों को ट्रीट किया होगा। कुछ ऐसी बीमारियां जिसको आपको लगता है कि नहीं, इसके ऊपर मेरा बेहतर कमांड है, मैंने बेहतर काम किया हुआ है, जिसको आप बताना चाहें? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी जीवन शैली जन्य व्याधि। किस तरीके से हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द जो भी यंग एज है वो जॉब के लिए, जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठना या लंबे समय तक बाइक राइडिंग करना, ऐसे में उनको नेक में पेन, बैक में पेन। और ओल्ड एज की बात की जाए, जिन्हें जीरियाट्रिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, ओल्ड एज में जो मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे घुटने का दर्द, तो ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद से बहुत बेहतर तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में है तो बहुत ही सस्ता, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 200-300 में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, बट अगर आप वही लेट आएंगे तो वो थाउजेंड्स में भी जा सकता है। तो पेन मैनेजमेंट आयुर्वेद में बहुत एक अहम हिस्सा रहा है। और बात दूसरी बीमारी की जाए तो लीवर जैसे संबंधित बीमारियाँ, पाचन शक्ति से संबंधित बीमारियाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट की जा सकती हैं, क्योंकि सारे रोगों का जो जड़ है वो उधर यानी पेट माना गया। अगर आपका पेट अच्छा है तो कोई रोग नहीं होंगे। तो जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं पहले पेट पे ही काम करते हैं, यानी आपको है जोड़ों में दर्द, लेकिन वो पूछेंगे पेट साफ़ होता है कि नहीं। तो ये 2-3 बीमारियाँ, ऐसे पेट से संबंधित बीमारियाँ, जॉइंट से संबंधित बीमारियाँ और मानसिक बीमारियाँ, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में किया जाता है और रिजल्ट आए दिन हम लोग प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर लाइफस्टाइल के चलते या काम के चलते आप स्ट्रेस ले रहे हैं या स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, तो क्या इसके लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है आयुर्वेद में? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है इसके लिए भी ट्रीटमेंट। एक बड़ा अच्छा एक केस भी बताता हूँ आपको। एक यंग एज का स्टूडेंट है, हमारे पास आया था, कॉलेज लाइफ में है, और वो रिपोर्ट लेके आया था। चूँकि अभी मैंने बात भी की, चर्चा भी की कि लास्ट में हम आयुर्वेद के पास आते हैं, तो सारी रिपोर्ट गट्ठर लेके आया। बोला कि डॉक्टर साहब मेरी एज जो है 28 है और मेरा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, और डॉक्टर साहब ने मुझे शुगर की गोली दी है खाने के लिए। अब बताइए क्या मैं अभी से शुगर का पेशेंट हो गया? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो आयुर्वेद जहाँ तक ये कहता है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर यानी जीवन शैली जन्य व्याधि जो है, उसमें लड़का क्या है कि दिन रात जो है लेट नाइट स्टडी करता है, रात भर जगता है, दिन में समय मिलता है तो सो जाता है, क्योंकि क्लासेस उसके कोचिंग 3 बजे तक चलते हैं, और फिर वो आता है रूम पे 4 से 7 वो सोता है, उठता है, खाना बनाता है, खाता है, फिर रात भर पढ़ता है।
तो वो लाइफ स्टाइल चेंज करने को कहा गया, क्योंकि उसके बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा था, उसके माइंड पे जो स्ट्रेस पड़ रहा था, उसे कम करने को कहा गया। दूर रहता था, घर की भी कुछ समस्याएं, उसका भी स्ट्रेस। तो जिस तरीके से उसने अपने लाइफ स्टाइल को सिर्फ मॉडिफाई किया, उसका शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया और हमें आयुर्वेद की दवा भी देनी नहीं पड़ी। सिर्फ हम लोगों ने कंसल्ट किया था, दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब नहीं की थी। तो इस तरीके से आयुर्वेद में बीमारियाँ ठीक भी होती हैं। जैसे मेरा ऐसा मानना होता है, कहाँ तक सही है उसको आप बताएंगे, कि जैसे किसी व्यक्ति की क्षमता है 10 किलो उठाने की और उसको आप 50 किलो दे दीजिए तो व्यक्ति फिजिकली स्ट्रेस में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से मानसिक अवस्था भी होती है कि हम जीवन में हो सकता है कि उतनी चुनौतियों को नहीं झेले हैं, नहीं सामना किए हैं, और कई बार जब हमारे सामने वो चैलेंजिंग सिचुएशन आता है तो हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। आदमी भागता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमने दवाई तो दिया भी नहीं। तो क्या ऐसा संभव है कि आयुर्वेद के मदद से न सिर्फ क्योर बल्कि एक होता है कि प्रिस्क्रिप्टिव लाइफ जिया जाए, जिसके चलते हम अपने आप को तैयार कर पाएँ कि अगर आपके जीवन में उस तरह की चुनौतियाँ आती भी है तो आप मेंटली और फिजिकली तैयार हैं? क्या ऐसा आयुर्वेद के माध्यम से एक जीवन शैली हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में कंसल्टेशन सिर्फ ये नहीं बताता है कि आप दवाइयाँ दीजिए। आयुर्वेद में कंसल्टेशन कई प्रकार का है। एक होता है औषध चिकित्सा, यानी जब हम दवाइयाँ देके चिकित्सा करते हैं, और एक चिकित्सा होती है सत्वावजय चिकित्सा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कंसल्टेशन करना, जैसे साइकाइट्रिक करते हैं उस तरीके से। तो पेशेंट को ये बताना है कि आप कब तक कितना स्वस्थ हैं, आपको कितना काम करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना, कौन सा योग आपको करना है। लोग योग भी करते हैं तो अलग अलग तरीके से यूट्यूब से देख ले योग करना शुरू कर दिए, तो कौन सा योग आपके लिए प्रॉपर है वो करना। और सत्वावजय चिकित्सा बेसिकली मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम पेशेंट की सारी बात पहले सुनते हैं रादर देन बीमारी। उनको कई बार क्या होता है, पेशेंट कुछ समय बाद खुलते हैं कि सर मुझे पारिवारिक समस्या भी ये है, कुछ फाइनेंशियल समस्या है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसमें जब सत्वावजय चिकित्सा की जाती है, सत्वावजय चिकित्सा का मतलब क्या, मोटिवेट करिए। फिर कुछ पार्ट जो है, जैसे आप ध्यान लगाइए, होम मंगल हवन करिए, ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे तो पेशेंट को कहीं ना तो कहीं मानसिक तौर पे भी जो है एक मनोबल मिलता है कि नहीं, हम इस बीमारी से बीट कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण सबसे अच्छा मैं दे सकता हूँ कि कोविड काल में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला थाली बजाओ और हवन करो, जिसका उपहास बहुत उड़ाया गया था, लेकिन आयुर्वेद में देखा जाए, आयुर्वेद में कोविड पहले से बोल दिया गया था कि आने वाला है। जनपदोध्वंस, आयुर्वेद में चरक संहिता में एक चैप्टर है, इसका नाम है जनपदोध्वंस, महामारी का जिक्र। महामारी का जिक्र। वहाँ ये सब कुछ बताया गया है कि देश, काल, जल और वायु, ये सारी चीज़ें जो है दूषित होंगी। एक काल, एक देश, एक जल और वायु, और यही सारी चीज़ें दूषित हुई थी। तो ऐसे में ये बोला गया कि जब भी ऐसा जनपदोध्वंस या महामारी आएगी तो वैसे ऐसे में आपको सत्वावजय चिकित्सा में क्या करनी है कि अपने बड़े का आदर करें, सम्मान करें, होम मंगल हवन करें। तो होम मंगल हवन और ये करने से वायु शुद्ध होती है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि ये वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद कह रहा है कि ये देश भी पूरा एक देश इन्वॉल्व हुआ है, वायु इन्वॉल्व हुई है, जल इन्वॉल्व हुआ है और एक काल पूरा इन्वॉल्व हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम वायु को शुद्ध करते हैं तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट अच्छा होता है, और उस इन्वायरमेंट को ठीक करने के चक्कर में जो हम होम मंगल हवन करते हैं, उस जिस आस्था से करते हैं, उससे हमारा मानसिक स्थिति भी जो है स्टेबल होने लगता है ऐसे स्ट्रेस के भी कंडीशन में। तो ये कहीं ना तो कहीं फ़ायदा कर रहा था। वो अलग था कि हम प्रेजेंटेशन थाली बजा के कर रहे थे, बट कार्य कर रहे थे आयुर्वेदिक सिद्धांत पे कि हम मानसिक चिकित्सा कर रहे थे, यानी सत्वावजय चिकित्सा कर रहे थे, मन को स्थिर कर रहे थे। तो कहीं ना तो कहीं ये करने में लोगों को खुशी का एहसास होता था, और वो कुछ समय के लिए भूल जाते थे कि हम किसी चीज़ से ग्रस्त भी हैं। तो ये सब करना एक तरीके से सत्वावजय चिकित्सा है। हम लोग प्रैक्टिस में इसको अलग वे में ले जाते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं कि आप सुबह इस चीज़ की आरती कर लेना, या ध्यान कर लेना, योग कर लेना। तो इस तरीके से बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आप अपने शरीर के ज़रूरत के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है, अर्ली सो जाना है, या एक खास समय पर खाना खाना है। जैसे ऐसा शायद आयुर्वेद में माना जाता है कि सूर्य ढलने के बाद बहुत देर तक आपको खाना नहीं खाना है, मतलब 9 बजे 10 बजे खाना नहीं खाना है, 12 बजे खाना नहीं खाना है, शायद वो हेल्दी नहीं होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमें अपने शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना, और क्या है ये चीज़ मतलब जो हमको हमारे लाइफस्टाइल में मदद कर सकती है? बिल्कुल, देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना तो सदविद का पालन करना हो गया कि आपको सुबह समय पर उठना है, टाइमली खाना खाना है, कैसे नहाना है, हर एक चीज़ का तरीका बताया गया है कि नख काटने यानी नेल कट करने से लेके बाल को किस तरीके से साफ़ करना है, दांतों को कैसे साफ़ करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है बताई गई है दिनचर्या में, ऋतुचर्या में, रात्रिचर्या में, किस ऋतु में क्या करना है। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल है क्या?
अगर मैं आज आपसे कह दूं कि नहीं इस तरीके से फॉलो करिए, और ये डर के वजह से ही आधे लोग तो फॉलो नहीं करते। आयुर्वेद भी मॉडर्न हो रहा है समय के साथ, हमें समय के साथ चीज़ों को उस तरीके से मॉडिफाई करनी है, आगे ले जानी है। अगर मैं आपसे ही कह दूं कि जैसे आपका वर्क है, लेट नाइट वर्क भी होता है, अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं आप 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा, खाना खा के सो जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 6 बजे के बाद आपको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है, खाना खाना है, सो जाना है, तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क प्रोफाइल ऐसा होगी। तो समय के साथ साथ जिस तरीके से मॉडर्नाइज होते जा रही है सोसाइटी, तो हमें आयुर्वेद को भी उस तरीके से थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हालांकि आप मॉडर्नाइज करेंगे तो रिजल्ट वैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरे हद तक बेकार होने से बढ़िया है कि कुछ हद तक हम अपने आप को बचा लें। तो उसमें क्या है कि जैसे लोग लेट नाइट सो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें अवॉइड कर देते हैं कि भैया आप 12 बजे सो रहे हो तो कोशिश करो 10 बजे सो जाओ, आपका जो खाना 9 बजे है कोशिश करो आप 8 बजे कर लो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर सुधारना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे लॉन्ग टर्म पे जो है लाइफ में चेंजेस आना लगेगा। हालांकि बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल क्लॉक बोला भी इसीलिए गया ना, क्योंकि आप अपने शरीर को जैसे ढालेंगे ना, आपका क्लॉक वैसे ही ढल जाएगा। अभी जैसे बात भी हो रही थी कि खाना खाने के बाद यूरिन जाना, तो कुछ लोगों को नहीं आती, आप कुछ समय तक जाएंगे तो आने लगेगी। तो आपके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से मॉडिफाई कर लेगा। तो जैसे हम भी इस तरीके से अगर खाना जो अपना लेट नाइट खा रहे हैं उसको 1-1 घंटा भी पहले करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो रात को 12 बजे काम करते हैं, 2 बजे काम करते हैं, और उनका मानना है कि चलो 7 घंटे की नींद हम ले तो रहे हैं ना, मतलब वो 3 बजे सो जाते हैं, दोपहर में उठते हैं। कितना हेल्दी है ये, और क्या सिर्फ 7 घंटे सोना ज़रूरी है या एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना ज़रूरी है? देखिए, वो तो बात वही हो गई ना कि आपको 10 दिन में घर खड़ा करके देना है, और आप सीमेंट चाहे अच्छा डालिए चाहे बेकार डालिए, 10 दिन में घर तो खड़ा हो गया ना। तो बात वही हो गई कि आप 7 घंटे सो तो रहे हैं, बट ये आप सिर्फ अपने आँखों के लिए सो रहे हैं कि आप 7 घंटे बाद उठेंगे तो थोड़ा एनर्जी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेद धीमे धीमे रिजल्ट आते हैं उसके, तो साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे ही धीमे धीमे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप 7 घंटे सो रहे हैं और लेट नाइट जग रहे हैं तो अभी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, और आप उस समय ये नहीं पहचान पाएंगे कि हमने तो कुछ गलती की नहीं और ये बीमारी मुझे कैसे हो गई। तो ये बीमारी एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। आपने जो है गलती बहुत साल पहले की है जिसका खामियाजा आप अभी भुगत रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि कोशिश करिए कि अपना टाइम शेड्यूल धीमे धीमे मेंटेन करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, जैसे कई लोगों की नाइट शिफ्ट की ही जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस में है जिनकी नाइट शिफ्ट में जॉब है और डे में वो सोते हैं, तो उनको कैसे ठीक है, वो जॉब तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या है कि इसके अलावा आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हेल्दी खाना खाइए, आप लिमिट के हिसाब से खाना खाइए, आप अपने प्रकृति को पहले जानिए, आप अपनी नाड़ी परीक्षा करा के पहले अपने बॉडी की प्रकृति जान जाइए, आपको क्या सूट करेगा क्या नुकसान करेगा उसके बारे में जान जाइए। और हेल्दी खाना खाने के साथ साथ कुछ ऐसी औषधियाँ जो आपको स्वस्थ रख सकती हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि सारी औषधियाँ आपको बीमारी से रोग दूर करती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसी औषधियाँ जिसे हम लोग रसायन कहते हैं, वो एक ऐसी औषधियाँ हैं जो आपको फिट रखती हैं, मजबूत रखती हैं। ऐसे भी वातावरण में जहाँ सब चीज़ बिगड़ रही हो लेकिन आप रसायन का सेवन कर रहे हो तो आपको हेल्दी रखेगी। तो ऐसे रसायन औषधियों का आप सेवन भी करिए साथ में, ताकि जो आपका लॉस हो रहा है वो आपका साइड बाय साइड फुलफिल हो जाए। योग करिए तो ताकि वो बैलेंस वे में बना रहे और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, क्योंकि रात भर में जो नुकसान हो रहा है वो योग से, रसायन औषधियों से और कुछ हेल्दी खाना खा के आप उसे कंप्लीट कर सकें। इसका मतलब ये कि जो आयुर्वेद है न सिर्फ क्योर करता है बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताता है आपको कि पहले अपने लाइफस्टाइल में आप क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद का सिद्धांत ही है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य है। जी। उसके बाद अगर कोई रोगी हो गया है तो उसको ठीक करो, क्योंकि पहले जो स्वस्थ है ना उसे स्वस्थ बनाए रखना है ताकि वो रोग में ना जाए, और जो रोगी है उनका तो निवारण करना ही है। तो आयुर्वेदिक एक होलिस्टिक अप्रोच इसीलिए बोला जाता है। होलिस्टिक मतलब कि जो हेल्थ पे और सोशल बीइंग पे और मेंटल तीनों तरीके से जो है आपको फिट रखे और हेल्दी रखे, और इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। सबसे जो अहम और लास्ट प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो शुगर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इससे जुड़ी बीमारियां जो हैं लगातार बढ़ रही हैं और लगभग हर परिवार में आपको 1-2 पेशेंट मिल जाएगा। आयुर्वेद में इसके लिए क्या है
और क्या ये असल में वर्क करेगा? वो दवाइयों के सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं या दवाइयों के साथ ले सकते हैं, बाद में उसको उनका रिजल्ट मिलेगा? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जो अभी हाल में ही शुगर डायग्नोस हुए हैं तो वो कोशिश करें जितना जल्दी वो आप आयुर्वेदिक शरण में आएँ, आयुर्वेदिक दिनचर्या, आहारचर्या और औषध को जो है वो डेली यूज़ में लें प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो है बहुत हद तक क्योर हो जाएगा। और कुछ एक आध औषधियों पे आपकी अग्नि पे काम करना होगा, तो जितना अर्ली स्टेज होगा उतना सुख साध्य अवस्था होगी। लेकिन ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी 10 साल 5 साल से शुगर के पेशेंट रहे हों, अन्य पैथी पे दवाइयाँ ले रहे हों, अगर उनको आयुर्वेद पे शिफ्ट करना है तो धीमे धीमे करके शिफ्ट करना होता है। उनके मेजर्स को देखते हुए किस तरीके का बॉडी कैसी है, क्या वो टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार की जाती है और धीमे धीमे एक दूसरी मेडिसिन हटाई जाती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड ऑन की जाती है। अवस्थाएं जैसे मैंने बताया कि जब लेट अवस्था में शुगर के पेशेंट और बीपी के पेशेंट आते हैं तो वो याप्य कंडीशन होती है, मतलब जब तक दवाई चलेगी तब तक आप जो है ठीक रहेंगे। अब चाहे आप आयुर्वेदिक भी दवाई बंद करेंगे तो फिर से आपका बढ़ने लगेगा। अब ये सोच के आए कि आप क्या आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं और हमेशा के लिए शुगर ठीक हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 20 साल से 30 साल से मतलब वो कंट्रोल कर सकता है जैसे आप एलोपैथी में कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, बस ये प्लस पॉइंट है कि आप दोनों में अंतर भी आप पूछेंगे कि सर तो बढ़िया है तो हम वही दिन लाइफ टाइम खाते रहें, ये तो महंगी पड़ेगी खाने में। आप एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ समय बाद वो डोजेस बढ़ने लगते हैं और एक समय बाद आप इंसुलिन पे भी आते हैं और बॉडी भी धीमे धीमे गलने लगती है। अभी जैसा कि इससे पहले हार्ट इम्पैक्ट होता है। हाँ, इम्पैक्ट होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं होगा। आप स्वस्थ रहेंगे और शुगर को साथ में कंट्रोल करते रहेंगे, आपके बॉडी पे जो है ऐसे कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बट इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। आपको कुछ समय तक जो डॉक्टर आपको बताएंगे आपके, वो उस समय तक रुकना पड़ेगा, 2 से 3 महीने आपको लेना होगा, क्योंकि ये तुरंत नहीं कम करता है। अगर कोई भी चीज़ तुरंत कम कर रही है तो उसके साइड इफेक्ट भी उतने ज़्यादा होंगे। आयुर्वेद के नाम पे इससे भी सजग रहना है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती है कि 4 दिन 5 दिन में आयुर्वेद के नाम पे दवाइयाँ दी जाती हैं शुगर की, कि उससे शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मैं यहाँ से कहूँ घर जाइए, आप 100 की स्पीड में जाएंगे, डेफिनेटली आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट होने का खतरा उतना ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ से आप घर जाएंगे 10 की स्पीड में, तो जितना स्लो जाएंगे उतना सेफ पहुँचेंगे, भले लेट हो जाए। तो सेम आयुर्वेद करता है, स्लोली आगे बढ़ता है, सेफली आगे बढ़ता है। एक आखिरी क्वेश्चन, स्नोफीलिया के बहुत सारे मरीज मिलते हैं, एलोपैथ की दवाई लेते हैं, काम नहीं करता है, होम्योपैथ में भी जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता। आयुर्वेद में स्नोफीलिया के लिए क्या है और क्या हम आयुर्वेद के हिसाब से क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? पहली बात तो ये कि हम लोग कभी भी मॉडर्न की जो टर्म्स हैं ना उसको लेके आयुर्वेद में नहीं चलते। अब अभी आप डायबिटीज़ की बात कर लिए, डायबिटीज़ मतलब शुगर, बट हमारे में जो है प्रमेय है। अब प्रमेय कई प्रकार के हैं, मतलब शुगर ही कई प्रकार के हो गए और मॉडर्न एक प्रकार बता रहा है। तो सेम इस स्नोफीलिया के साथ है। स्नोफीलिया आपने एक टर्म यूज़ किया, लेकिन हमारे आयुर्वेद में वो 200 के हिसाब से कई प्रकार हो सकते हैं। तो कौन से प्रकार का है, किस में पित्त बढ़ा है, किस में कफ बढ़ा है, उसके हिसाब से हम बताएंगे आपको कि आपको चंद्रप्रभा लेनी है या हल्दी लेनी है। तो सब में अलग अलग है, ऐसा नहीं कि 2 लोगों को स्नोफीलिया, दोनों लोगों की दवाइयाँ सेम होंगी, दोनों लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रकृति के हिसाब से अगर हम उसमें फाइंड आउट कर लें कि किस दोष के बढ़ने से स्नोफीलिया हो रहा है, तो पहले तो हम वो चीज़ें खाना पीना पहले बंद करवाते हैं। 70% रिजल्ट वैसे मिल जाते हैं और 20% जो है बाकी दवाइयों से मिल जाते हैं। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या? अगर मान लीजिए किसी को हुआ है तो किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ध्यान तो ये रखना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है और किस सीज़न में हो रहा है। अगर आपको ठंड के सीज़न में हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो डस्ट से अगर है तो उसको परहेज करना पड़ेगा, ड्यू से है तो उसको परहेज करना पड़ेगा। तो कई कारण है कि कौन सा एलर्जिक फैक्टर आपको ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। स्नोफीलिया, सिर्फ स्नोफीलिया नाम हमने ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि स्नोफिल बढ़ा हुआ है। बढ़ा क्यों है? कारण वहाँ है। दवाइयों से उस लेवल को कम कर देना इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, बट अगर हम जिस कारण से बढ़ा है उसको ठीक कर दें तो, क्योंकि स्नोफिल एक हमारे जो है रक्षा तंत्र है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल। तो स्नोफिल बढ़ गया तो उसको बढ़ने को कहा गया, टर्म को कहा गया स्नोफीलिया। लेकिन बढ़ा क्यों है? क्या वो एलर्जिक फैक्टर से बढ़ा है, डस्ट से बढ़ा है, कुछ खाने से बढ़ा है, किस चीज़ से बढ़ा है? तो उसे ठीक करना होगा, तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपको। हमारे साथ आप जुड़े और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त या दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ बने रहे, अगर आपको मन में कोई भी प्रश्न हो कि आपके पास स्वास्थ्य समस्याएं हैं और आप आयुर्वेद के माध्यम से उसका हल जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमारे तक पहुँचा सकते हैं। और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब से उन प्रश्नों के आधार पर हमारी आगे भी चर्चा होगी। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के साथ आपसे कंसल्ट कर सकते हैं।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।